सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये अपठित गद्यांश हर बार हर हर प्रकार, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, सेशन एंडिंग एग्जाम हो, हर बार ये अपठित गद्यांश पूछा जाता है। और ये विद्यार्थी की क्षमता को जानने के लिए होता है कि उसकी पकड़ कितनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ये जानने के लिए अपठित गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में मूल बात यही है कि हमें जब भी अपठित गद्यांश आए, हमें उसको अच्छी तरीके से, उसको पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमें उस अपठित गद्यांश में से ही छांटने होते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनको जो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको न समझ के और बड़े बड़े उत्तर लिख देते हैं, तो इस प्रकार से उसमें हमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब हम सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। बाल्यकाल मानव की वह अवस्था है, बाल्यकाल यानी बचपन, जिसमें उसके जीवन को मनचाहे ढंग से जोड़ा जा सकता है। यानी बाल्यकाल की अवस्था वैसी होती है कि जिसको हम मनचाहे ढंग से जोड़ सकते हैं। युवा अवस्था प्राप्ति के लिए उसकी जीवन दशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी को सांचों में ढालकर अपनी इच्छा के रूप कैसी भी आकृति बना सकते हैं। कच्ची मिट्टी को सांचे में ढाल के हम उसको कैसा भी रूप प्रदान कर सकते हैं। मिट्टी के पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन संभव नहीं है। जब मिट्टी पक जाती है, हम उसे पका देते हैं, तो उसमें फिर दोबारा रूप नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वह उससे पहले कच्ची मिट्टी होती है। बच्चे के जीवन का निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर है। किस पे है? बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार पे है, समाज और माता पिता के कंधों पे है। विद्यार्थी के भावी जीवन की सफलता संतुलित शारीरिक मानसिक विकास के लिए किए गए अथक प्रयत्नों पर निर्भर है। इस मूल मंत्र को पहचान कर इस दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए। यानी बच्चों को पालने पोसने का उत्तरदायित्व किस पे है? एक तो सरकार पे बताया गया है, समाज पे बताया गया है और माता पिता के कंधों पे बताया गया है। विद्यार्थी के भावी जीवन, भावी यानी आने वाले जीवन की सफलता किस पे निर्भर करती है? संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होना चाहिए? वो संतुलित होना चाहिए। विकास के लिए किए गए अथक प्रयत्नों पर निर्भर करती है। इस मूल मंत्र को पहचान कर, कौन सा मूल मंत्र? मूल मंत्र बाल्यावस्था को संतुलित मानसिक और शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में विकास करना। पहचान कर इस दिशा में प्रयत्नशील होना विद्यार्थी के सफल भावी जीवन का शुभ संकेत है। विद्यार्थी के भावी जीवन का शुभ संकेत है। तो अब इसमें प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम प्रश्न है उत्तर 1। बाल्यावस्था को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। कैसे? कैसे मोड़ा जा सकता है? कच्ची मिट्टी के सांचों में ढालकर अपनी इच्छा के रूप कैसी भी आकृति बना सकते हैं। वह कैसे, बाल्यावस्था कैसी होती है? कच्ची मिट्टी के समान होती है। बाल्यावस्था को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। कैसे? क्योंकि वह कच्ची मिट्टी के समान क्या होती है? कोमल होती है। बाल्यावस्था कोमल होती है। कच्ची मिट्टी में भी हम पानी मिला देते हैं और
वह उसको मनचाहा रूप हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार बाल्यावस्था को भी हम उसके संस्कार देके हम उसको अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, युवावस्था में जीवन दशा बदलना कठिन क्यों है? क्योंकि बाल्यावस्था में तो कच्ची मिट्टी के समान हम उसको कोई भी रूप दे सकते हैं, और जब मिट्टी पक जाती है तो मिट्टी पकने के बाद हम उसको कोई भी रूप नहीं दे सकते। वैसे ही क्या है, युवा अवस्था में आदमी भी कच्ची मिट्टी से पक्की मिट्टी की तरह हो जाता है। मिट्टी के पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि पक्की मिट्टी की तरह इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। किसमें संभव नहीं है? किसमें परिवर्तन संभव नहीं है? युवा अवस्था में। पक जाने पर संभव नहीं। युवा अवस्था प्राप्ति के लिए उसकी जीवन दशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। तो इस प्रकार कच्ची मिट्टी को तो हम कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन पक्की मिट्टी की तरह युवा अवस्था में हम फिर परिवर्तन कठिन हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सरकार और समाज का उत्तरदायित्व क्या है? बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व है सरकार और समाज का। बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता का है। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? बच्चों के जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व किसका है? सरकार और समाज, माता पिता के कंधों पर है। बच्चों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पे है? बच्चों के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पे है। अब प्रश्न नंबर 4 है, लेखक किस मूल मंत्र की पहचान की ओर संकेत कर रहा है? छात्रों को उचित दिशा में सभी तरह का विकास करना। इस मूल मंत्र को पहचान कर इस दिशा में प्रयत्नशील होना विद्यार्थी के सफल भावी जीवन का शुभ संकेत है। कौन सा मूल मंत्र है? छात्रों का बालकों का अच्छी तरीके से विकास करना। छात्रों को उचित दिशा में क्या करना चाहिए? सभी तरह का विकास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लिए क्या है? उपयुक्त शीर्षक लिखो। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। मतलब हमने इस गद्यांश को, पूरे गद्यांश को पढ़ा और इसको हम एक क्या नाम दे सकते हैं? वही
इसमें हमें बताना है। तो हम क्या क्या दे सकते हैं? भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला क्या है? बाल्यकाल। बाल्यकाल। तो हमें इस शीर्षक में ध्यान देना चाहिए। बच्चे, सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, 3-3, 4-4 लाइनें लिखते हैं, जबकि नाम कभी भी 3-3, 4-4 लाइनों का नहीं होता है, 3-3, 4-4 पंक्तियों का नहीं होता। लेकिन विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इसमें 5-6 लाइन भी भर देते थे, कई कई विद्यार्थी। तो हमें सिर्फ इसका शीर्षक हमें लिखना है। तो इसमें हम इस पूरे गद्यांश को पढ़कर हम इसको एक क्या नाम दे सकते हैं, इस ये किस पे है, वो हमें लिखना होता है। इसके बाद हम इसका एक और है अपठित गद्यांश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। वही बात है कि जो भी अपठित गद्यांश या पद्यांश आए तो हमें उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको पहले पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें देना चाहिए। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। हमारे लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए जो तत्व हैं उनको प्राप्त करना ही हमारा क्या है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी ही है जैसे संगमरमर के टुकड़ों के लिए शिल्प कला। फलतः शिक्षा केवल ज्ञानदान ही नहीं करती अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। शिक्षा क्या करती है? सिर्फ ज्ञानदान, हमें ज्ञान ही प्रदान नहीं करती बल्कि हमें संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी हमारे में करती है। वस्तुतः अपने जीवन को जीवित रखने के लिए वातावरण तथा उसकी सापेक्षता में निज को समझकर जीवन के अनुकूल कार्यों को करना और प्रतिकूल का निवारण ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा को संस्कारबद्ध कर मानवीय गुणों से विभूषित करती है। शिक्षा क्या करती है? मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसमें मानवीय गुणों से विभूषित करती है मनुष्य को, तथा साथ ही स्वाभिमान से जीना सिखाने में सहायता करती है। शिक्षा से हम क्या करते हैं? स्वाभिमान से जीना सीखते हैं, तथा साथ ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। हमें क्या करती है? प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसमें दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यही है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना नहीं शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन को जिन तत्वों की आवश्यकता उनको चलाने के लिए उन्हें प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब प्रश्न नंबर 2, संगमरमर के टुकड़ों में शिल्पकला की तरह शिक्षा क्या करती है? शिक्षा क्या करती है? क्या करती है शिक्षा? जीवन को क्या बनाती है? मनमोहक बनाती है। जीवन
को मनमोहक और आकर्षित बनाती है। शिक्षा क्या करती है? जिस तरह से शिल्पकला में संगमरमर है, वो शिल्पकला को आकर्षित और मनमोहक बना देती है, वैसे ही शिक्षा हमें हमारे जीवन को मनमोहक और आकर्षित बनाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ज्ञानदान के अतिरिक्त शिक्षा का क्या कार्य है? हमने इसमें पढ़ा, फलतः शिक्षा केवल ज्ञानदान ही नहीं करती, अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। क्या करती है शिक्षा का? क्या ज्ञानदान के अतिरिक्त शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा ज्ञानदान ही नहीं करती, शिक्षा केवल ज्ञानदान ही नहीं करती, अपितु संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती है। मतलब शिक्षा है वो हमें ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि हमारे में क्या करती है, वो संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का पोषण भी करती हैं। तो इसका उत्तर हमें कहाँ से मिला? यहाँ से पढ़ने पे मिला। अब प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा मनुष्य को विभूषित करती है। किससे करती है? शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है। विभूषित यानी सजाना। तो क्या करती है? शिक्षा मनुष्य को क्या करती है? संस्कारबद्ध करती है। संस्कारबद्ध यानी संस्कारों से परिपूर्ण करती है। संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है। शिक्षा क्या करती है? आदमी को क्या करती है? संस्कारबद्ध करती है, और उसके बाद क्या करती है? मानवीय गुणों से विभूषित करती है। ये शिक्षा का काम है। तो अब हम ये इस प्रश्न का उत्तर इसलिए दे पाए क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ा, शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर इस अपठित गद्यांश में छुपा हुआ है। अब अंतिम प्रश्न है, मानवीय गुणों से विभूषित करती है। ये क्या है? मानवीय गुणों से विभूषित करती है। वाक्य में रेखांकित व्याकरणिक कोटि है, ये है मानवीय। तो गुण कैसे हैं? मानवीय। गुण बेकार भी हो सकते हैं। गुण कैसे हैं? मानवीय। तो ये गुणों की विशेषता है मानवीय। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होती है? विशेषण होता है। जैसे ये इसकी विशेषता बताया गुणों की, तो यहाँ क्या हो गया? विशेषण हो गया। मानवता क्या हो गया? विशेषण। विशेषण। देखिए, हमने ये अपठित गद्यांश पढ़ लिए थे, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण ये अपठित गद्यांश है जो डिलीट हो गया था। तो हमने ये पेपर इसलिए यहाँ लगाया था उत्तरों के ऊपर, ताकि आपको पहले उत्तरों का पता नहीं चल सके। इसलिए विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और अपठित गद्यांश को हल करने से पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़िए, सभी प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि उसी में
दिए होते हैं और वो इतने कठिन भी नहीं होते, क्योंकि विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार वो अपठित गद्यांश और पद्यांश बनाए जाते हैं। तो आशा है कि सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसको अपठित गद्यांश को हल करने में आपको आसानी होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, समय का पालन करेंगे और जो भी अध्यापक गण आपको दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुसार आप पढ़ते जाइए। ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा उठाइए और समय का पालन कीजिए। नमस्कार।